नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज सील्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और इन वीडियोस का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे और अपनी सेल्फ स्टडी को भी निरंतर रूप से कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम आपको पता है कि मूल अधिकार वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और इसमें काफ़ी सारे लेक्चर हो गए हैं। हालांकि मैंने प्रयास किया है कि थोड़ा और डेप्थ में जाकर आपको पढ़ाया जाए ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा ना आ जाए जिस तक कि आपकी सोच पहुंची ना हो या फिर एक बार भी आपने उसका जो है जिक्र सुना ना हो। फिर भी हम इस लेक्चर में जो है मूल अधिकार का चैप्टर वो कंप्लीट कर देंगे। तो आज हम, जैसे कि आपको पता है कि आर्टिकल 14 से 18 जो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 और धर्म का जो स्वतंत्रता है 25 से 28, वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम अल्पसंख्यकों के लिए या फिर जो शिक्षा और संस्कृति के जो अधिकार दिए हुए हैं एक उसको पढ़ेंगे, फिर संवैधानिक उपचार के साथ में इस वाले चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है किसकी बात करेंगे कि हम्म, आपके जो शिक्षा और संस्कृति के जो अधिकार दिए हुए हैं, शिक्षा और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो अधिकार दिए हुए हैं अल्पसंख्यकों को, जो कि आपको पता है कि आर्टिकल नंबर 29 और 30 में वर्णित है, तो सबसे पहले उसको पढ़ेंगे। और फिर इसके बाद में, जैसा कि आपको पता है कि आर्टिकल 31 को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया था। फिर 31 यानी कि जो संपत्ति का अधिकार जो कि निरस्त किया जा चुका है, इसके बाद में 31 क, 31 ख, 31 घ भी हमने पढ़ लिया था। तो इसके बाद में हम आर्टिकल 32 पढ़ेंगे और कुछ ऐसे भी अधिकार है जो कि आर्टिकल जो आपका भाग 3 है यानी कि मूल अधिकार है उससे बाहर है। ठीक है, चूंकि ये मूल अधिकार से बाहर है इसीलिए इनको जो है गैर मूल अधिकार भी कहते हैं। हालांकि क्योंकि ये संविधान के अंदर ही है इसीलिए इनको संवैधानिक अधिकार भी कहते हैं, इनको विधिक अधिकार भी कहते हैं। तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो इस क्लास में हम जो है मूल अधिकार वाला चैप्टर वो कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ है। तो जब हम अनुच्छेद 29 को देखते हैं तो उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है, हालांकि शुरुआत में ये अल्पसंख्यक वर्ग के लिए कहा गया था, परंतु फिर बाद में जब न्यायालय ने इसकी व्याख्या की तो फिर उन्होंने ये कहा कि ये तो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए ही अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 29 में ये लिखा हुआ है कि नागरिकों को उनकी बोली, लिपि या यूं कह दो भाषा व संस्कृति के संरक्षण का अधिकार है। के संरक्षण का अधिकार है। यानी कि भारत के किसी भी भाग में निवास करने वाले नागरिकों का कोई भी ग्रुप है या जो भी नागरिक है, उन्हें खुद की मातृभाषा, जो उनकी बोली है, जो उनकी लिपि है और जो उनकी संस्कृति है, उसको संरक्षित करने का पूरा अधिकार कहां पर दिया हुआ है? आर्टिकल 29 में। हालांकि जब हम इसकी न्यायालय की व्याख्याओं में जाएंगे तब उन्होंने ये कहा था कि ये अधिकार केवल अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। ये जो बोली, लिपि और भाषा और संस्कृति की जो संरक्षण की बात है, ये बहुसंख्यकों पर भी लागू होती है। यानी कि हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि उनको, बहुसंख्यकों को अपनी संस्कृति या फिर लिपि, भाषा, बोली को बचाए रखने का अधिकार नहीं है, उसके संरक्षण संवर्धन का अधिकार नहीं है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो अधिकार दिया है, यानी कि ये आर्टिकल 29 जो है वो दोनों ही, यानी कि जो बहुसंख्यक है उसके लिए और जो अल्पसंख्यक है उन दोनों के लिए ही ये अधिकार जो है वो वर्णित किया है संविधान के अंदर। जब हम अनुच्छेद 30 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 30 में ये लिखा हुआ है कि धार्मिक शिक्षा हेतु जो है आपको संस्थान स्थापित करने की स्वतंत्रता है। और उसके तहत जब हम बात करते हैं तो ये जो अधिकार है, जो कि धार्मिक जो संस्थान स्थापित करने की जो बात है, यहाँ पर ये स्ट्रिक्टली कहा हुआ है कि ये जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए है। अच्छा, ये अल्पसंख्यकों के लिए क्यों दिया गया है? क्योंकि बहुसंख्यक बड़ी मात्रा में है और अल्पसंख्यक कम मात्रा में, इसीलिए अल्पसंख्यक अपने धार्मिक जो संस्थान है उसके संरक्षण प्रबंधन के लिए हो सकता है कि उतना ज्यादा स्वतंत्र महसूस ना करे, तो उनके लिए एक स्पेशल जो है आर्टिकल 30 के तहत उनको दिया हुआ है। पहली बात। दूसरी बात, क्या तो फिर ऐसा है क्या कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों पर प्राथमिकता दी गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्पसंख्यकों को केवल अधिकार दिए हैं ताकि वो बहुसंख्यक के बराबर फील कर सके।
या फिर वो बहुसंख्यकों से दबते हुए फील ना करे। यहां पर ये कतई इसका औचित्य नहीं था कि अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो बहुसंख्यक वर्ग से भी हावी होकर जो है अपनी संस्थानों की स्थापना कर सके और उसका प्रशासन और प्रबंधन कर सके। हालांकि एक यहां पर 29(2) भी दिया हुआ था, तो 29(2) में याद करो, आपको 15 जब आर्टिकल पढ़ रहे थे तब 15(4) के संदर्भ में मैंने बताया था कि 15(4) 29(2) का भी अपवाद है, मतलब 15(4) जहां पर आता है वहां पर 29(2) लागू नहीं होता। तो 29(2) में क्या लिखा हुआ है? 29(2) में यह लिखा हुआ है कि राज्य या फिर कोई भी नागरिक जो है किसी को भी धर्म, भाषा या जाति के आधार पर किसी भी राज्य के द्वारा स्थापित संस्थान में प्रवेश से बाध्य, मतलब प्रवेश से रोकेगा नहीं। यानी कि धर्म, जाति और भाषा के आधार पर किसी भी नागरिक के प्रवेश को आप क्या नहीं कर सकते? प्रवेश को रोक नहीं सकते। ये भी आपके आर्टिकल 29(2) के अंदर कहा हुआ है। किसके अंदर कहा हुआ? 29(2) के अंदर कहा हुआ है। इसीलिए जब हम 15(4) के अंदर आरक्षण की बात करते हैं तो SC ST OBC के लिए आरक्षण किया जा सकता है। वहां पर हमने ये कहा था कि वो 29(2) वाली जो बात है उसका भी अपवाद होगा। अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं तो 15(4) से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर मैंने 29(2) का नाम लिया था, इसीलिए मैंने रेफरेंस दे दिया। अब 30 में क्या है कि जो धार्मिक शिक्षण संस्थान है उनके स्थापना, मतलब धार्मिक संस्थानों की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, अब ये जो अधिकार है वो स्पेशली केवल और केवल किनको दिया हुआ है? अल्पसंख्यकों को दिया हुआ है। किसको दिया हुआ है? ये केवल और केवल आपके अल्पसंख्यकों को दिया हुआ है। यानी कि एक सीधा सा MCQ ये भी बन सकता है कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों को दिया हुआ है, जबकि 30 जो है वो केवल अल्पसंख्यकों को दिया हुआ है। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये तमाम सारी जो चीजें हैं इसमें वही सारी चीजें कि संप्रभुता, अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक नैतिकता, लोक सदाचार के तहत ही ये सारे के सारे अधिकार दिए गए हैं। इससे बियॉन्ड कोई भी अधिकार नहीं है, यानी कि इन पर युक्ति निर्बंधन भी लगाया जा सकता है। अब एकदम अक्षरशः क्या लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में उसके ऊपर चले चलते हैं कि शिक्षा और संस्कृति का अधिकार आपको कहां पर देखने को मिलता है? 29 और 30 में देखने को मिलता है। 29 और 30 में सबसे पहले 29(1) की बात करें, जिसमें क्या होगा? प्रत्येक नागरिक को अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। और ये किसको अधिकार है? कि भारत के किसी भी हिस्से में कोई भी रहने वाला नागरिकों का जो अनुभाग है, जो कोई भी नागरिकों का जो ग्रुप है, उसको ये स्वतंत्रता दी गई है कि आप अपनी भाषा, लिपि, बोली और संस्कृति जो भी आप मानते हो, चाहे वो पंजाबी कल्चर हो, चाहे तमिल कल्चर हो, चाहे वो जो है नागालैंड की कल्चर हो या फिर राजस्थान की कल्चर हो, तो आपको अपनी कल्चर को, अपनी बोली को, अपनी लिपि को, अपनी भाषा को संरक्षित रखने का या फिर उसको जो है सुरक्षित रखने का अधिकार आपको दिया गया है। हालांकि यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो केवल और केवल धार्मिक नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये अल्पसंख्यक जो है वो धार्मिक भी है और भाषाई भी है। और ये क्या है कि जैसे जब हम अल्पसंख्यकों की बात करेंगे तब हम देखेंगे कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। ना तो संविधान में, ना ही किसी कानून में वर्णित है, परंतु न्यायालय ने अल्पसंख्यक के बारे में क्या परिभाषा दी है तो वो भी हम देखेंगे। परंतु यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक के लिए ही नहीं है, ये किसके लिए है? बहुसंख्यकों को भी ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपनी बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति को क्या करें? सुरक्षित करें। जब 29(2) की बात करें जो कि अपवाद है 15(4) का, वहां पर यह लिखा हुआ है कि किसी भी नागरिक को राज्य के किसी भी संस्थान में, राज्य के द्वारा कोई भी संस्थान स्थापित किया गया है तो वहां पर किसी भी नागरिक को आप प्रवेश करने से रोक नहीं सकते। तो किसी भी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी के प्रवेश को रोका नहीं जाएगा। ये 29(2) में कहा हुआ है, इसका रेफरेंस हम 15(4) से देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो है हम अनुच्छेद 30 की बात करें तो अनुच्छेद 30 भी अपने देख लिया है कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है, ये स्पेशली आप देखोगे कि 30 जो है वो केवल और केवल अल्पसंख्यकों की बात करता है, जबकि जो आपके 29 है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की ही बात कर रहा था। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान को स्थापित करने और उसके प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक जो है वो अपने मदरसा स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, और भी किसी भी तरह के जो बौद्ध मठ है वो स्टेब्लिश कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी करने का अधिकार उनको है। हालांकि यहाँ पर जो है वो 3 प्रकार के जो है आपके अल्पसंख्यक संस्थान देखने को मिलते हैं। एक तो वो जो कि राज्य से जो है मान्यता भी लेते हैं और सहायता भी लेते हैं।
ठीक है, यानी कि राज्य उनको मान्यता भी देता है और राज्य उनको वित्तीय सहायता भी देते हैं। कुछ वो होते हैं जिनको राज्य सहायता तो नहीं देता, यानी कि वित्तीय सहायता तो नहीं देता, परंतु मान्यता देता है। और कुछ वो होते हैं जो न मान्यता लेते हैं न ही सहायता लेते हैं। तो ऐसे संस्थानों में किस प्रकार से व्यवस्थाएं निर्धारित की जाएगी, तो वो 3 प्रकार के जो संस्थान है उसमें, यानी कि जो राज्य से मान्यता और सहायता दोनों ले रहे हैं, या फिर राज्य से केवल मान्यता ले रहे हैं और सहायता नहीं ले रहे हैं, इन दोनों में जो है किस प्रकार से पाठ्यक्रम होगा, किस प्रकार से जो है आपकी शिक्षण व्यवस्था होगी, किस प्रकार से आपका प्रशासन होगा, किस प्रकार से आपके वहां पर जो है एडमिनिस्ट्रेशन होगा या सफाई व्यवस्था होगी, तमाम सारी चीजें जिसमें कि आता है आपके शिक्षण हो गया, स्टाफ हो गया, पाठ्यक्रम हो गया, शैक्षणिक मानक हो गया, अनुशासन हो गया, सफाई व्यवस्था हो गई, वो तमाम सारे उसी अनुसार होंगे जैसा कि राज्य निर्धारित करे। यानी कि अल्पसंख्यक संस्थान अगेन 3 टाइप के होते हैं, जिसमें कि जो सहायता भी ले रहे हैं और जो मान्यता भी ले रहे हैं, और जो सहायता नहीं ले रहे परंतु मान्यता राज्य उनको देता है, तो वैसे संस्थानों में प्रशासनिक मामलों में भी किसके मानक फॉलो किए जाएंगे, जो राज्य के द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। जबकि ये जो तीसरा वाला जो ग्रुप है, यानी कि ऐसे संस्थान जो राज्य से न तो मान्यता लेते हैं और न ही सहायता लेते हैं, सहायता और मान्यता दोनों नहीं लेते हैं, ऐसे संस्थानों में ये तमाम सारी जो चीजें हैं जो अपन ने बोली अभी कि शिक्षण, स्टाफ, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक मानक, अनुशासन और किस प्रकार से वहां पर सफाई व्यवस्था या जो भी प्रशासनिक मामले हैं, वहां पर तो वो क्या होगा, स्वतंत्र होगा। परंतु सामान्य कानून, अब वो भारत में संस्था है तो भारत में जितने भी कानून है, चाहे वो उद्योग से रिलेटेड हो, चाहे श्रम से रिलेटेड हो, उनमें वो जो है नहीं कह सकता कि हमें तो इनसे भी छूट चाहिए, यानी कि वो उनको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वो किस किस को फॉलो करना, तो सभी के लिए अनिवार्य है। जो भारत में जो भी संस्थाएं हैं उनको अनिवार्य है। तो जो आपके ठेका कानून है, जो आपके श्रम कानून है, जो आपके औद्योगिक कानून है, जो आपकी टैक्सेशन सिस्टम है, जो भी आपके इकोनॉमिक जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, यानी कि आर्थिक विनियमन जितने भी है, तो उन सबको तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप, भले ही आपको राज्य मान्यता नहीं दे रही हो, भले ही आप राज्य से सहायता नहीं ले रहे हो तो भी, परंतु अगर आप राज्य से मान्यता और सहायता नहीं ले रहे हो तो आपको जो है साधारण जो प्रशासनिक मामले हैं उनके अंदर क्या मिलेगी, आपको छूट मिलेगी। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आई अपन को। दूसरी बात ये जरूर हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि आर्टिकल 30 जो है वो केवल अल्पसंख्यकों के लिए है, जबकि आर्टिकल 29 जो है वो अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के लिए ही अपनी भाषा, बोली, लिपि और संस्कृति के संरक्षण की बात करता है। 29(2) की जब हम बात करेंगे तो वहां पर यह कहा हुआ कि धर्म, भाषा और जाति के आधार पर किसी भी नागरिक को आप उस संस्थान में प्रवेश करने से नहीं रोक सकते जो कि राज्य ने स्टेब्लिश किया है। तो ये 29(2) वाली बात हो गई, जो कि हम 15(4) के रेफरेंस में देख सकते हैं। अब यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अल्पसंख्यक कौन, तो अल्पसंख्यक, क्योंकि हर राज्य दर राज्य, आप नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में चले जाओगे तो वहां पे हो सकता है हिंदू अल्पसंख्यक हो, तो राज्य वाइज जो है अल्पसंख्यक की परिभाषा तय की जाती है कि यहाँ पर कौन अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक वही वर्ग होता है जिसकी की पॉपुलेशन जो है वो 50% से कम होती है। अब ये धार्मिक अल्पसंख्यक भी हो सकता है, भाषाई अल्पसंख्यक भी हो सकता है। तो राजस्थान में जो 50% से कम पॉपुलेशन वाली भाषाई और जो है धार्मिक अल्पसंख्यक है वो अलग है, जबकि त्रिपुरा में अलग हो सकते हैं, आपके जो है नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड में अलग हो सकते हैं। तो वो तमाम सारी बातें यहाँ पर है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार राज्य विशेष में भाषा व धर्म को मानने वाले 50% से जो भी कम होंगे वो सब क्या होंगे, अल्पसंख्यक। ये परिभाषा अल्पसंख्यक की आपके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी हुई है, ये न्यायालय ने जो है अपने वाद के दौरान अपना निवर्चन किया था, यानी कि न्यायालय ने यह बताया था कि अल्पसंख्यक कौन होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको पता है कि आर्टिकल 31 जो कि संपत्ति का अधिकार था, वो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया है शुरुआती क्लास में ही। संपत्ति का अधिकार जो था, जो कि 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आपके जो है वो निरस्त कर दिया गया था। ये कब का है, 1978 का। तो इसमें क्या किया कर दिया गया था, इसको निरस्त कर दिया गया था। अब जब हम बात करते हैं कि अगर इसको निरस्त कर दिया गया था तो फिर आप देखेंगे कि फिर ये आर्टिकल कब आए, तो इनके बारे में मैंने बताया था कि ये कब फर्स्ट और जो है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया, ये आपके जो है वो 25वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आया। तो इनमें क्या क्या बातें उल्लेखित है वो भी हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ दी थी। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो है संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है, संपत्ति के अधिग्रहण की बात की गई है। ठीक है, आप इसको देखेंगे तो यहाँ पर 9वीं अनुसूची की बात की गई है, 9वीं जो आपकी अनुसूची होती है उसकी बात की गई है। 31(ग) में आप देखेंगे डीपीएसपी के सर्टेन प्रावधान जो है वो लागू करने के लिए आप 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर सकते हो, यानी कि 39(b) और 39(c) को लागू करने की, जो कि संपदा के संकेंद्रण और संवितरण से रिलेटेड थे। अपन ने इसके ऊपर बहुत ही गहन डिस्कशन कर लिया था, तो अभी इस पे समय न लगाते हुए नीचे वाले आर्टिकल पे चलेंगे। हालांकि आपको पता है कि आर्टिकल 33, 34 और 35 में क्या है,
तो 33 में मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था कि 33 यानी कि सेना पहले तो खुद ऊपर अपने मूल अधिकारों का हनन कर रही है, यानी कि सेना खुद अपने मूल अधिकार त्याग रही है, यानी कि जो सेना के लोग हैं, जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनके मूल अधिकारों को कम कर सकती है संसद। ये 33 में था। 34 में जहां पर सैन्य शासन, जहां पर मार्शल लॉ लगा हुआ होता है, वहां के नागरिकों का के मूल अधिकार कम करने की बात की गई थी। और 35 में संसद जो है जो भी कानून है मूल अधिकारों को लागू करने के लिए वो लागू कर सकती है। तो इन तमाम सारे आर्टिकल पर हमने बहुत ही डिटेल में पहले ही डिस्कशन कर लिया था। अब हम बढ़ते हैं आपके 32 नंबर के आर्टिकल, जिसको कि भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा है कि संविधान की आत्मा कहा है, संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। उन्होंने ये कहा है कि बिना इसके तो संविधान के जो मूल अधिकार है या संविधान में जितने भी अधिकार है उनका कोई भी रेलेवेंस नहीं है। संविधान की आत्मा जिसको, आत्मा और हृदय जिसको कहा है, तो वो किसने कहा है? आपके भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है। ठीक है, तो अब इनमें कौन कौन से अधिकार शामिल है, तो सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं कि इनमें जो है आपको 5 प्रकार की रिट नजर आएगी। अच्छा, क्यों इसको आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज क्यों कहते हैं? कि आपके अगर कोई भी बीमारी हो जाए या फिर कोई भी जो समस्या आ जाए तो आप यहां पर आ जाना, आपका उपचार कर दिया जाएगा। यानी कि आर्टिकल 32 में ये कहा गया है कि अगर 14 से आपके जो है 30 तक और 31 तक भी अगर किसी भी मूल अधिकार का अगर आपका उल्लंघन करता है राज्य, तो आप 32 के तहत हमारे पास में आ जाना। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है 32 के तहत आप हमारे पास में आ जाना, हम उसका इलाज कर देंगे, यानी कि हम जो है उसका उपचार कर देंगे। किस प्रकार से उपचार किया जाएगा? तो यहां पर 5 प्रकार की रिट जो है वो वर्णित है। सबसे पहली रिट की अगर हम बात करें तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आपने एक मूवी देखी होगी दृश्यम, उसके अंदर इसका जिक्र प्रत्यक्षीकरण जिक्र किया हुआ है कि वो कहता है कि हेबियस कॉर्पस। अच्छा, ये क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबियस कॉर्पस का जब शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है को श शरीर प्रस्तुत करना। क्या होता है इसका मतलब? को स शरीर प्रस्तुत करना। को स शरीर प्रस्तुत करना। इसका मतलब क्या है कि जो भी बंदी व्यक्ति है, जो भी गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको शरीर प्रस्तुत करो। आप जो है ऐसे जो है आप ऑनलाइन नहीं दिखा सकते, आप उसको शरीर हमारे सामने लाके प्रस्तुत करो। ऐसा न्यायालय आदेश कर सकता है किस रिट के तहत? बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत। बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत जो है किसी भी बंदी व्यक्ति को न्यायालय अपने सामने हाजिर करने के लिए प्रशासन को आदेश दे सकता है। तो इसको बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये क्यों करवाया जाता है? ताकि आप किसी को भी ऐसे बंदी बना के ना रख सको। ठीक है, चाहे निजी व्यक्ति हो, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, या धन बल बाहुबल के आधार पर कोई भी बाहुबली हो, अगर वो किसी व्यक्ति को बंदी बना के रख रहा है और न्यायालय ने जैसे ही बंदी प्रत्यक्षीकरण हेबियस कॉर्पस अगर जारी कर दिया, ये रिट अगर जारी कर दी, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। और न्यायालय में उपस्थित होने के बाद में न्यायालय क्या देखेगा? न्यायालय ये देखेगा कि इस व्यक्ति को बंदी बनाया जाना क्या न्यायोचित है, क्या वास्तव में न्यायपालिका ने खुद ऐसा आदेश जारी किया था, या पुलिस ने किस कानून के तहत, क्या वास्तव में कोई जो कानून मौजूद था उसके तहत उसको गिरफ्तार किया हुआ है, या ऐसे ही किसी ने जोर जबरदस्ती करके किसी को गिरफ्तार या बंदी बनाया हुआ है। तो ऐसे तमाम सारे मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है ताकि उस व्यक्ति को शरीर प्रस्तुत किया जा सके और उसके जो भी अधिकार है उसको वापस से लौटाया जा सके। तो न्यायालय वहां पर उस मामले को परखेगा। अगर ये न्यायोचित नहीं है, अगर ये मामला जो है वो अवैधानिक है, अगर ये जोर जबरदस्ती वाली गिरफ्तारी है या बंदी बनाया हुआ है, तो वहां पर न्यायालय क्या कर देगा? उसको रिलीव कर देगा। परंतु अगर वास्तव में खुद ही किसी जिला न्यायालय ने या फिर उच्च न्यायालय ने अगर यह आदेश दिया है पहले ही कि इस व्यक्ति को जो है आपको बंदी बनाया जाना चाहिए, या निवारक निरोध वाला कोई मामला चल रहा है, तो वहां पर ऐसा लागू नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर न्यायालय की अवमानना आपने की हुई है और फिर आपको बंदी, या संसद की अवमानना आपने की और फिर आपको जो बंदी बनाया गया है या गिरफ्तार किया गया है, तो उनके खिलाफ भी यह आदेश जारी नहीं किया जा सकता। तो कुल मिलाकर बड़े सिंपल शब्दों में कि किसी की भी अवैध गिरफ्तारी हो रही है ना, अवैध किसी को बंदी बनाया हुआ है, तो उसको छुड़वाने का अधिकार कहां पर मिलता है? हमको बंदी प्रत्यक्षीकरण में मिलता है। ठीक है, इस बंदी प्रत्यक्षीकरण को देख लेते हैं सबसे पहले कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जो कि आर्टिकल 32 में वर्णित है। अंबेडकर साहब ने जिसको कि क्या कहा है? संविधान की क्या कहा है? आत्मा कहा है। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने ये कहा है, उन्होंने क्या कहा है? पहली जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस जो होती है वो क्या होता है? इसका अर्थ होता है को शरीर प्रस्तुत करना। ठीक है, उस पर्सन को हमारे सामने शरीर प्रस्तुत करो। और इसमें क्या है कि न्यायालय जो है राज्य
यानी कि कोई सत्ता भी हो ना, कोई पुलिस प्रशासन हो, कोई एडमिनिस्ट्रेशन जिला प्रशासन हो, या फिर जो है कोई भी राज्य का कोई भी व्यक्ति हो, उसके द्वारा अगर गिरफ्तार किया गया है तो भी ये जारी किया जा सकता है। और कोई व्यक्ति है जो कि बाहुबली है, उसके द्वारा भी अगर किसी को बंदी बनाया हो तो भी ये जारी करवाया जा सकता है। व्यक्ति को, हिरासत में रखे गए व्यक्ति को सशरीर प्रस्तुत करने का आदेश देता है। कौन देता है? न्यायालय देता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत देता है। और फिर वो जांचता है कि ये जो गिरफ्तारी है वो अवैध है क्या। अगर अवैध है तो अवैध होने पर उसको क्या कर देते हैं? वो रिहा कर देते हैं। परंतु किसके खिलाफ जारी नहीं किया जाता? ये किसके खिलाफ जारी नहीं किया जाता? जब गिरफ्तारी ही खुद न्यायिक हो, जब न्यायालय ने खुद ही कहा है कि इसको गिरफ्तार कर लो, तो वहां पर जारी नहीं किया जाता। जब विधानसभा या न्यायालय की अवमानना के तहत किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो वहां पर भी ये आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी नहीं होता। अब हम बात करते हैं जो आपके परमादेश है उसकी। परमादेश को हम कहते हैं मैंडमस। क्या कहते हैं परमादेश को? मैंडमस। तो ये जो परमादेश है, जैसे कि परम आदेश आया है, ठीक है, तो हम आदेश देते हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? हम आदेश देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि भैया अगर कोई अधिकारी कोई काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो हम आदेश दे रहे हैं, हम परम आदेश दे रहे हैं, हम परम आदेश दे रहे हैं कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ठीक है, तो हम उसको काम करवाने के लिए बाध्य करेंगे या फिर अगर वो नहीं कर रहा है तो उसको नहीं करने का कारण जानना चाहेंगे। इसीलिए हम आदेश जारी कर रहे हैं कि आपका काम था कि यहाँ पे सड़क बनाना था आपको, या यहाँ पर नालियां बनानी थी, या फिर जो है ये वाला काम आपको करना था, XYZ कोई भी काम जो कि सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, तो सरकारी कार्यालय, सरकारी अधिकारी जितने भी है, अगर वो काम नहीं करते हैं तो न्यायपालिका में जाकर हम क्या लगवा सकते हैं? परमादेश, यानी कि मैंडमस रिट लगवा सकते हैं। और मैंडमस रिट के तहत न्यायालय उस अधिकारी से पूछेगी कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, ठीक है, तो अगर नहीं किया तो या तो कर दो, और अगर नहीं कर रहे हो तो क्या कारण है कि आप नहीं कर रहे हो। तो ये परमादेश के तहत हमें जानने को मौका मिलता है। कौन कौन सी दो चीजें जानने को मिलता है? कि आपने काम क्यों नहीं किया, या फिर किसी से काम करवाने का जो है वो अधिकार, काम करवाने की बाध्यता उसके ऊपर डाली जाती है परमादेश के थ्रू। परंतु परमादेश किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता? तो परमादेश आप ऐसा तो है नहीं, क्योंकि न्यायालय है और राज्यपाल राज्य में और राष्ट्रपति देश में सबसे बड़ा अधिकारी है, सबसे बड़ा अथॉरिटी है, तो उसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पदों की एक गरिमा होती है। तो आप उनके खिलाफ जारी नहीं कर सकते। पहली बात, आप किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं कर सकते कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, भैया तुम्हें जो है 8 घंटे जॉब करनी थी, तुमने ये काम क्यों नहीं किया। तो निजी व्यक्ति के खिलाफ भी ये जारी नहीं किया जा सकता। तो किसके खिलाफ जारी किया जा सकता है? तो कोई भी जो सरकारी अधिकारी है, कोई भी जो सरकारी कार्यालय है, उसके खिलाफ परमादेश यानी कि मैंडमस जारी किया जा सकता है। तो यहां पर देखिए, हम परमादेश यानी कि मैंडमस की जब बात करते हैं तो मैंडमस में क्या कहते हैं? हम आदेश देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है मैंडमस का? हम आदेश देते हैं। क्या आदेश देते हैं? ये एक तरीके का नियंत्रण आदेश है। नियंत्रण आदेश किस तरीके से? अगर कोई काम नहीं कर रहा है ना तो उसको बाध्य होना पड़ेगा काम करने के लिए, या फिर काम क्यों नहीं कर रहा है तो उसका कारण बताना पड़ेगा न्यायालय के समक्ष कि भैया हम इसलिए काम नहीं कर रहे हैं। ये एक नियंत्रण आदेश है। इसमें न्यायालय जो है सार्वजनिक अधिकारी यानी कि सरकारी जो भी अधिकारी है उसके खिलाफ जारी कर सकता है। उसके कार्य क्षेत्र में, हाँ, उसके कार्य क्षेत्र में भी पड़ना चाहिए ये काम। ऐसा नहीं है कि आप किसी पंचायत लेवल के अधिकारी को कहो कि जिले में ये काम होना चाहिए था तो वो आपने क्यों नहीं किया, तो ये उसके अधिकार क्षेत्र में पड़ने वाले किसी काम को करने के आदेश देता है कि भैया आपने ये काम जो कि आपके अधिकार क्षेत्र में था आपने ये क्यों नहीं किया, ठीक है, या फिर उसके द्वारा कार्य न करने का कारण जानना चाहता है। किसके तहत? मैंडमस के तहत, यानी कि परमादेश के तहत। अब परमादेश के तहत अगर जारी नहीं किया जा, मतलब किस किस के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता, तो ये निजी व्यक्ति के खिलाफ। कोई निजी व्यक्ति अपने निजी जीवन में क्या काम कर रहा है, नहीं कर रहा, उसका कर्तव्य क्या है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है, तो भैया तू अपने परिवार के पालन पोषण के लिए पैसे क्यों नहीं कमा रहा, तो हम परमादेश जारी करवा देंगे। नहीं, ये केवल सरकारी अधिकारी के खिलाफ जारी करवाया जाता है, यानी कि निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पद की गरिमा होती है, अपने देश में सर्वोच्च अधिकारी होते हैं, तो इनके खिलाफ भी ये जारी नहीं करवाया जा सकता। क्यों? क्योंकि मतलब जैसे न्यायालय अगर सीधा ही राष्ट्रपति को जारी करके पूछ ले कि आपने जो है कॉमन जो आपके समान नागरिक संहिता लागू क्यों नहीं की, या फिर वो ही बात होगी ना, मतलब उनके उनके खिलाफ जारी नहीं करवाया जा सकता, क्योंकि उन पदों की एक गरिमा होती है, तो उनके खिलाफ ये जारी नहीं होता। जब हम तीसरी रिट की बात करते हैं तो तीसरी रिट के तहत हमारे सामने आता है उत्प्रेषण और मतलब जो प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिषेध क्या होता है। प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना, ठीक है।
आप अगर कोई भी काम जो है अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कर रहे हो, ठीक है, और ये बेसिकली क्या न्यायालयों के खिलाफ जारी किया जाता है, अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जाता है। जैसे कि सपोज जयपुर की कोई कोर्ट है, ठीक है, या फिर जो है आप ऐसा मान लो कि छोटी कोर्ट के का उदाहरण मान लो कि आप जो है दौसा की कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो जयपुर के मामले को में अनावश्यक हस्तक्षेप कर रही है, तो फिर जो दौसा के ऊपर जो वाली अदालत है वो इस पर जारी करेगी प्रतिषेध कि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम कैसे कर सकते हो, ठीक है। यानी कि अपने क्षेत्राधिकार से उच्च क्षेत्राधिकार में काम करने वाली किसी न्यायिक संस्था पर ऊपर वाली न्यायपालिका जारी करती है, यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय को जारी किया जाता है प्रतिषेध। किस लिए जारी किया जाता है? कि भैया आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जो है कोई भी काम ना करो। सपोज कि एक डिस्ट्रिक्ट की जो टेरिटरी है, यहां तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की टेरिटरी यही है, परंतु वो यहां का कोई जो XYZ काम है उसके अंदर हस्तक्षेप कर रही है, तो फिर जो राजस्थान की हाईकोर्ट है वो इसके खिलाफ जारी करेगी, भैया तू यहां पर कैसे गया, ठीक है। तो यहां पर जो है वो क्या क्या लगाया जाता है? प्रतिषेध लगाया जाता है, ठीक है। एक तो ये हो गया प्रतिषेध। एक इसी प्रकार से होता है उत्प्रेषण। क्या होता है? उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है? उत्प्रेषण में ये होता है कि या तो ये जो अधीनस्थ न्यायालय है, ये कोई आपके अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है। पहली बात तो इस पर प्रतिषेध कब लगाया जाएगा? जब इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जो है जाकर कोई भी काम करेगा। तो ऊपर जो हाई कोर्ट या फिर जो भी जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कैसे गए, तो वो रोकना तो हो गया प्रतिषेध। क्या हो गया? ये तो प्रतिषेध, ठीक है। या फिर ये जो प्रतिषेध जिस मामले में लगाया है उसी मामले को कह दो, ये हाईकोर्ट कह दे कि मेरे पास में भेजो, तो इसको बोलते हैं उत्प्रेषण। इसको क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण। मतलब मेरे पास भेजो, ठीक है। उत्प्रेषण मतलब ऊपर की ओर प्रेषित करो, उत्प्रेषण, ठीक है, ऊपर की ओर भेजो। तो अच्छा, एक तो ये मामला जब अपने ये क्षेत्राधिकार से बाहर कोई काम कर रहा है तो इसको रोकने के लिए कहते हैं प्रतिषेध, और मेरे पास भेजो यानी कि उत्प्रेषण। दूसरा, इसी के तहत कोई लंबित मामला है, ठीक है, जिसको कि ये सोल्व नहीं कर पा रहा है या कोई भी समस्या है, तो इस मामले के लिए भी ऊपर वाली कोर्ट ये कह सकती है कि आप इस मामले को क्या करो, मेरे पास में भेजो। तो इसको भी हम क्या कहेंगे? उत्प्रेषण। अगर रोकता है, मतलब किसी भी क्षेत्राधिकार से बाहर कोई काम कर रहा है उसको रोकता है, तो उसको भी अपने पास भेजने के लिए कह सकता है। कोई अगर लंबित मामला है तो उसको भी अपने पास भेजने के लिए कह सकता है, तो उसको क्या कहते हैं? उत्प्रेषण। प्रतिषेध यानी कि रोकना, और उत्प्रेषण यानी कि ऊपर भेजना, ठीक है। तो ये तो बात हुई प्रतिषेध और उत्प्रेषण की। तो प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अगर हम देखेंगे तो हमें क्या चीजें देखने को मिलेगी कि प्रतिषेध उत्प्रेषण को सर्टियोररी कहते हैं, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ठीक है। तो उत्प्रेषण में देखो कौन कौन सी मामले होती है। अच्छा, उत्प्रेषण का मतलब होता है प्रमाणित होना या प्रमाणित सूचना देना, ठीक है। मतलब आप प्रमाणित करो, आप प्रमाणित सूचना दो कि इस मामले में क्या आपकी प्रोग्रेस है, ठीक है। तो इस मामले में ये होता है। हालांकि इन दोनों में ही एक जो बात है कि प्रतिषेध का मतलब हमने देख लिया कि किसी को कोई काम कर रहा है अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है तो उसको हम रोकवा दे रहे हैं, ठीक है। उत्प्रेषण में कह रहे हैं कि ये मामला हमारे पास उत्प्रेषित कर दो। सर्टियोरिटी में क्या होता है? अपने पास भेजने के लिए कहता है, ठीक है। और ये प्रमाणित करो और हमारे पास में भेज दो कि भैया ये तो है मामला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में चला गया। ये दोनों के दोनों ही केस जो है वो केवल और केवल जो है न्यायाधिकरणों या न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाता है। और न्यायालय कौन सा होना चाहिए? अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है। अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ जारी किया जाता है, पहला। दूसरा, कोई भी प्रशासनिक प्राधिकरण है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, उसके खिलाफ भी ये जारी किया जा सकता है। प्रशासनिक प्रशासनिक न्यायाधिकरण, या फिर कोई भी जो है अर्ध न्यायिक संस्था है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक संस्था, उसके खिलाफ जारी किया जाता है। यानी कि ये प्रतिषेध और उत्प्रेषण जो दोनों है वो ऐसा नहीं है कि किसी जो है सार्वजनिक कार्यालय या सरकार का कोई अधिकारी है उसके खिलाफ जारी किया जाता है, नहीं। ये केवल और केवल न्यायिक संस्थाओं के लिए जारी किया जाता है, चाहे वो अधीनस्थ न्यायालय हो, चाहे आपके प्रशासनिक प्राधिकरण हो, चाहे कोई अर्ध न्यायिक संस्था हो, तो उनके खिलाफ जारी किया जाता है क्या? आपके प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों के दोनों। प्रोहिबिशन और जो आपके सर्टियोररी है वो दोनों के दोनों किसके खिलाफ जारी किए जाते हैं? इनके खिलाफ जारी किया जाता है। अच्छा, किनके खिलाफ जारी नहीं किया जाता है? तो ये जो भी आपके विधायी जो भी निकाय है, विधायी निकाय है, या फिर कोई निजी व्यक्ति है,
उनके खिलाफ क्यों ही जारी किया जाएगा, या कोई भी सार्वजनिक कार्यालय है तो उनके खिलाफ प्रतिषेध और उत्प्रेषण जारी नहीं किया जाता। कुल मिला के प्रतिषेध और उत्प्रेषण दोनों किसके खिलाफ जारी किया जाता? न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ जारी किया जाता। अब एक तरफ आप देखोगे तो प्रतिषेध जो है वो प्रतिषेध क्या दिखाई दे रहा है? तो प्रतिषेध सीधे मामले में हमें यह दिखाई दे रहा है कि प्रतिषेध जो है ना वो क्या करता है? वो निष्क्रिय करता है। क्या करता है? निष्क्रिय करता है। वो रोकता है, वो रोकता है कि आप काम मत करो, क्यों? क्योंकि आप अपने क्षेत्राधिकार से बाहर काम कर रहे हो। जबकि उत्प्रेषण क्या करता है? उत्प्रेषण हालांकि रोकता भी है परंतु सक्रिय भी करता है। ठीक है, यानी कि आप देखोगे कि ये उत्प्रेषण जो है वो ये कहता है कि भैया मामला हमारे पास में भेज दो। ठीक है, पहले तो रोक दिया, यानी कि ये निवारण नहीं करता। ये क्या नहीं करता? ये निवारण नहीं करता उसका, ये तो मामले को ही रोक देता है, निवारण नहीं करता है। ठीक है, जबकि ये जो है रोकता भी है परंतु उसका निवारण भी कर देता है। क्या करता है? ये निवारण भी कर देता है। ठीक है, अब देखो यहां पर देखो परमादेश ये एक तरीके से सक्रिय करता है कि भैया काम क्यों नहीं किया आपने, जबकि ये सक्रिय नहीं कर रहा है, ये निष्क्रिय कर रहा है। तो ये भी कुछ अंतर इनके अंदर हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, इसका अर्थ क्या होता है? रोकना। क्या होता है इसका अर्थ? रोकना। और इसे उच्च न्यायालय के द्वारा, मतलब ये न्यायालय के द्वारा, अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी किया जाए। इसे उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक क्षेत्र में, यानी कि अपने न्याय क्षेत्र से या तो उच्च न्यायिक क्षेत्र में चला गया या फिर अपने न्याय क्षेत्र से बाहर चला गया तो फिर उसको रोक देंगे। कार्यों को करने से रोकने हेतु जारी किया जाता है। परमादेश जहां पर आप देखोगे तो वो सीधे सक्रिय कर रहा है। परमादेश कह रहा है भी आपने काम क्यों नहीं किया, करके बताओ, है ना, आपने काम क्यों नहीं किया, आप इस काम को करो, और नहीं कर रहे हो तो कारण बताओ। तो परमादेश तो सक्रिय कर रहा है, जबकि प्रतिषेध क्या कर रहा है? रुक जाओ, क्योंकि आप अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर हो। तो प्रतिषेध सीधा क्या कर रहा है? प्रतिषेध सीधे सक्रिय नहीं कर रहा है या प्रतिषेध सीधे निष्क्रिय कर रहा है। ठीक है, ये विधिक निकायों के खिलाफ जारी नहीं किया जा सकता और निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी नहीं करवाया जा सकता। हालांकि ये केवल और केवल किनके खिलाफ जारी करवाया जा सकता है? न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के खिलाफ ही जारी करवाया जा सकता है। किसके खिलाफ? न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध ही जारी करवाया जा सकता है, जिसमें कि प्रशासनिक प्राधिकरण, क्योंकि उसमें क्वाजी जुडिशियल बॉडी टाइप के गुण होते हैं जो थोड़े मामलों में न्याय भी करती है, तो वो जो है उन संस्थाओं के खिलाफ वो जारी करवाया जाता है। जबकि हम जब उत्प्रेषण की बात करेंगे, सर्टियोरी की बात करेंगे, तब इसका मतलब होता है प्रमाणित करना या सूचना देना। प्रमाणित करना या सूचना देने के तहत वो क्या कहते हैं? ये उच्च न्यायालय के द्वारा, ये भी उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी करवाए जाते हैं। हालांकि आप यहां पर देखेंगे कि उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को लंबित मामलों के लिए, मतलब जो भी मामले उनके पास में लंबित है या फिर जो है वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कर रहे थे तो वहां पर रोक दिया था, तो इन दोनों ही मामलों में लंबित मामलों के स्थानांतरण का आदेश देते हैं। इसके अतिरिक्त न्याय क्षेत्र या फिर कानून की खराबी के आधार पर भी जारी किया जाता है। यानी कि इस मामले में, प्रतिषेध वाले मामले में भी उत्प्रेषण जारी करवाया जाता है, या फिर वो कानून का खराब इस्तेमाल कर रहे हो, कानून की कोई खामी हो उसके ऊपर काम कर रहे हो या फिर उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो वहां पर भी जो है उत्प्रेषण जारी करवाया जाता है कि भैया यहाँ पर आप जो है कानून सही ढंग से अप्लाई नहीं कर रहे हो, तो वहां पर भी जारी करवाया जाता है। अपने न्याय क्षेत्र से बाहर कोई काम कर रहे थे और वहां पर प्रतिषेध लगा दिया तो वहां पर भी जारी करवाया जाता है कि भैया आप ये काम रोक दो, या अपने न्याय क्षेत्र से बाहर है, ये हमारे पास में उत्प्रेषित कर दो, पहली चीज। दूसरा, कानून की खराबी के आधार पर भी जारी करवाया जाता है। तीसरा, ये मामला आपसे निपट नहीं रहा है, काफी सालों से आपके पास में लंबित है, तो इस मामले को भी हमारे पास में भेज दो। तो ये तीन मामलों के आधार पर जो है ये लागू करवाया जाता है। कौन कौन सा? तो पहला तो है अगर मामला लंबित है तो, दूसरा है कि अगर आपने जो है अतिरिक्त न्यायिक क्षेत्र का इस्तेमाल किया है, और तीसरा अगर कानून की खराबी है तो। ठीक है, तो इन तीनों ही मामलों में जो है उत्प्रेषण जारी करवाया जाता है। हालांकि उत्प्रेषण भी उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को ही जारी करवाया जाता है। ये भी न तो किसी सार्वजनिक कार्यालय विधायी निकायों के खिलाफ जारी करवाया जा सकता है, न ही निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी करवाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हमने प्रतिषेध में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर ये क्या कह रहा है कि प्रतिषेध केवल निवारक है। अच्छा, प्रतिषेध को आप देखो केवल रोक रहा है, एक तरीके से निवारित कर रहा है कि भैया हाँ ठीक है ये खराब काम ना करे, तो निवारक है। परंतु जो उत्प्रेषण है वो निवारक भी है और उपचार भी है। परंतु उत्प्रेषण जो है वो निवारक और सहायक दोनों के दोनों है। ठीक है, एक तो वो रोक रहा है तो यानी कि निवारक है, और दूसरा उपचार सहायक भी है कि वहां ठीक है अब हम आपकी मदद करेंगे। ठीक है, कोई गलत तरीके से किसी को परेशान कर रहा था तो उसको तो प्रतिषेध कर रहे हैं, यानी कि वो निवारक हो गया एक तरीके से। ठीक है, कोई किसी को गलत तरीके से परेशान कर रहा था तो उसको प्रतिषेध कर दिया, यानी कि रोक दिया, यानी कि निवारक हो गया। परंतु ये जो है उत्प्रेषण जो है वो कह रहा है कि आप हमारे पास में हो, हम आपकी सहायता भी करेंगे। तो उत्प्रेषण अपने आप में निवारक भी है और सहायक भी है। प्रतिषेध समान ही, मतलब ये उत्प्रेषण भी प्रतिषेध के समान ही विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं करवाया जा सकता। तो अब तक हमने 4 रिट पढ़ ली है। कौन कौन सी हो गई है वो?
तो ये चारों ही रिट में हमने पढ़ा है। एक तो बंदी प्रत्यक्षीकरण आपके, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ होता है को शय शरीर प्रस्तुत करना। फिर चौथा दूसरा हमने पढ़ा है परमादेश, इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि भैया आपने ये काम क्यों नहीं किया, अगर नहीं किया तो कारण बताओ। तीसरा होता है प्रतिषेध, प्रतिषेध का मतलब होता है आपके प्रोहिबिशन, और प्रोहिबिशन में कहा जाता है कि भैया ये आपके न्यायिक क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हो तो आप ये रोक दो। उत्प्रेषण 3 मामलों में जारी करवाया जा सकता है, अगर आप अपने न्यायिक क्षेत्र से बाहर काम कर रहे हो, पहला अगर जो है आपने कानून की खराबी का किया है, काम किया है तो, या फिर जो है आप अपने आपके पास में कोई मामला लंबित है तो उत्प्रेषण जो है वो 3 मामलों में जारी करवाया जा सकता है। हालांकि ये दोनों के दोनों ही केवल और केवल उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को या किसी प्रशासनिक न्यायाधिकरण को या अर्ध न्यायिक संस्था को ही जारी किए जाते हैं, ये विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ जारी नहीं किए जाते। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं 5वें और आखिरी जो है आपके रिट याचिका की, जिसको हम कहते हैं को वारंटो, ठीक है, जिसको कि हिंदी में कहते हैं अधिकार प्रच्छा। ठीक है, ये ऐसे उतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, परंतु आप ये समझो कि को वारंटो का मतलब है कि हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई आप किस अधिकार से बैठे हो, ठीक है, या आप प्राधिकृत हो कि नहीं हो यहाँ पर बैठने के लिए, या फिर जो है वारंट के द्वारा, इसका जो अर्थ होता है वो प्राधिकृत, वारंट द्वारा या किस अधिकार से, ऐसे हम ले सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीके से ऐसे है कि जैसे कोई भी व्यक्ति जो किसी पद पर बैठा है तो हम ये कहेंगे भैया ये तो मेरिट में मेरे से भी कम नंबर दिया था, मेरी से भी जो कैटेगरी सेम कैटेगरी थी, आयु का भी कोई लफड़ा नहीं था, तो फिर ये किस आधार पर बैठा, मेरे को बैठना चाहिए था यहाँ पर। तो हम उसके पद पर बैठे रहने की वैधता जांच करने के लिए अगर न्यायालय में जाते हैं तो वहां पर कौन सी रिट जारी की जाती है, अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा में न्यायालय जारी करके ये पूछता है कि भैया आप जो है यहाँ पर बैठे हो तो वो किस प्राधिकार से बैठे हो, क्या आपके पास में वास्तव में सिलेक्शन में रैंक थी या फिर आप फर्जी तरीके से बैठे हो। तो किसी की भी पद की जो वैधता है, या फिर यूं देखो किसी के भी पद पर बैठे रहने की जो लीगलिटी है, या फिर कानूनन रूप से सही ढंग से आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो, यानी कि आप गैर कानूनी तरीकों से तो वहां पर नहीं पहुंचे हो, तो वो जारी करवाने के लिए, वो जांच करने के लिए, मतलब उस पद पर नियुक्ति सही ढंग से हुई है या नहीं हुई है, उस जांच को जारी करने के लिए कौन सी रिट जारी की जाती है, अधिकार प्रच्छा, यानी कि को वारंटो। को वारंटो में क्या होता है, इसमें न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक कार्यालय में दायर कर अपने दावे की जांच के लिए, मतलब कहने का मतलब क्या है, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में ऐसा है कि ये जो है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, जो भी इच्छुक व्यक्ति है ना, उसके द्वारा न्यायालय में जाया जा सकता है, और न्यायालय में जाके वो क्या करेगा कि भैया उस पद पर जो व्यक्ति बैठा ना, उसके पद पर पहुंचना कानूनन पहुंचा है या गैर कानूनी तरीके से पहुंचा है। यानी कि यहां पर ये लिखा हुआ है कि अपने दावे की जांच के लिए जारी करवाता है, सार्वजनिक कार्यालय में दायर करता है। किसी भी सार्वजनिक कार्यालय में किसी भी पद पर बैठे हुए व्यक्ति के खिलाफ ये दायर की जा सकती है, और दायर करके हम क्या जांचेंगे कि भैया आप जो यहाँ पर बैठे हो तो वो जो है वो आपका जो दावा है वो कानूनन सही है या नहीं है, मतलब आप लीगल तरीके से इस पद पर पहुंचे हो या इलीगल तरीके से, आपने कोई घूस देकर तो इस पद पर नहीं बैठे हो, या फिर जो है आप किसी दूसरे योग्य व्यक्ति की सीट पर तो नहीं बैठे हो, ठीक है, फर्जी तरीके से तो नहीं बैठे हो। तो वो जो है अपने दावे की जांच करने के लिए उस पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसके दावे की जांच करने के लिए, जो व्यक्ति दायर कर रहा है उसके दावे की जांच करने के लिए कहता है। यानी कि न्यायालय के पास में एक पर्सन गया, वो कहता है कि ये जो पद है एक्स वाला पद, यहाँ पर तो मैं बैठा रहना चाहिए, मतलब मेरी योग्यता है, जबकि बी व्यक्ति यहाँ पर ऑलरेडी क्या है, बैठा हुआ है, बी व्यक्ति यहाँ पर बैठा हुआ है। तो ए व्यक्ति जाएगा आपके हाई कोर्ट के पास में, न्यायालय में, न्यायालय जारी करेगा को वारंटो, क्या जारी करेगा, को वारंटो जारी करेगा, और को वारंटो जारी करके वो इससे पूछेगा कि भैया तू जो यहाँ पर बैठा है इसकी वैधता, इसकी जो है अपने दावे की जांच करा, अपना रिजल्ट लेके आ, अपनी मार्कशीट लेके आ, ठीक है, कि वास्तव में तू इस पद के लिए, इस तुम्हारी रैंक जो थी उसके अकॉर्डिंग तुम इस पद के लिए योग्य हो कि नहीं हो, क्योंकि ये दावा कर रहा है कि भाई मेरा जो है यहाँ पर जो है पद की योग्यता तो मेरे पास में थी। तो ये को वारंटो किसके खिलाफ जारी की जाती है, ये जो है इसके खिलाफ जारी की जाती है। किसके द्वारा जारी करवाई जाती है, तो कोई भी जो इच्छुक व्यक्ति है उसके द्वारा ये जारी करवाई जा सकती है। यहाँ पर ठीक इसके विपरीत जो है पीड़ित व्यक्ति के द्वारा, जो पीड़ित व्यक्ति है ना, जैसे कि आप देखो बंदी प्रत्यक्षीकरण या तमाम सारे जो अभी अपन ने पढ़े हैं, उसके अंदर जो पीड़ित व्यक्ति है उसके द्वारा जारी करवाई जाती थी, जबकि यहाँ पर जो है कोई भी जो इच्छुक व्यक्ति है उसके द्वारा ये को वारंटो जारी करवाई जा सकती है, और इसमें जो है उसकी वैधता, उसके पद पर बैठने की वैधता की जांच करवाई जा सकती है। अर्थात ये व्यक्ति लोक कार्यालय में अवैध पद ग्रहण करने से रोकता है। ये क्या करता है, ये जो है अगर आपने अवैध पद ग्रहण किया हुआ है किसी भी लोक कार्यालय में, यानी कि किसी भी सरकारी कार्यालय में अगर आपने अवैध पद ग्रहण किया हुआ है,
तो ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि किसी भी लोक कार्यालय में अवैध पद ग्रहण किया हुआ है आपने तो उससे रोकता है, किसी को भी अवैध पद ग्रहण करने नहीं देता है। कोई भी लोक कार्यालय यानी कि सरकारी अधिकारी जो है वो अवैध तरीके से उस पद पर ना बैठा हो, यह सुनिश्चित करता है। यह अधिकार अन्यों से हटकर इच्छुक व्यक्ति द्वारा जारी करवाया जाता है, न कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा, जबकि अन्य जो है वो आपके जो है वो पीड़ित व्यक्ति द्वारा ही जारी करवाए जाते हैं। ठीक है, यहां पर तो होते हैं आपके संवैधानिक उपचार खत्म। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार किसको दिया गया है, मतलब वहां पर रिट कौन जारी कर सकता है, जबकि क्या हम जो है सुप्रीम कोर्ट के अलावा हाई कोर्ट से भी रिट जारी करवा सकते हैं, तो हाँ। परंतु जब हम कहते हैं कि हाई कोर्ट के रिट जारी करने में और सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने में क्या अंतर है, तो वहां पर हम ये देखेंगे कि ये जो है आर्टिकल 226 के तहत तो आप कौन जारी करता है, उच्च न्यायालय जारी करता है, जबकि आर्टिकल 32 के तहत कौन जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। जब हम इस पर अंतर देखेंगे तो अंतर हमें यह नजर आएगा कि जो उच्च न्यायालय है उसका क्षेत्राधिकार या फिर यूं कहो कि उसका परिसर जो है ना वो काफी बड़ा है, मतलब उसका अगर वर्डिंग में हम देखेंगे तो दायरा काफी बड़ा है। कैसे? एक मामले में सुप्रीम कोर्ट का दायरा बड़ा है, एक मामले में हाई कोर्ट का दायरा बड़ा। हाई कोर्ट का दायरा कैसे बड़ा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का दायरा तो हमें पता लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट क्योंकि पूरा भारत में एक ही है, तो पूरे भारत में कोई भी रिट याचिका अगर जारी करनी है, रिट अगर जारी करनी है तो वही जारी करेगा। यानी कि राजस्थान हाई कोर्ट तो केवल राजस्थान की टेरिटरी में ही जारी करेगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे भारत की टेरिटरी में जारी करेगा। तो इस मामले में तो सुप्रीम कोर्ट जीत गया। ठीक है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे भारत के मामले में जारी कर सकता है, जबकि केरल का हाईकोर्ट केवल केरल में, राजस्थान का हाईकोर्ट केवल राजस्थान में, मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट केवल मध्य प्रदेश में ही रिट जारी कर सकता है। परंतु एक मामले में हाईकोर्ट जो है वो ऊपर है। किस मामले में? तो वो इस मामले में कि अगर आपके मूल अधिकार का उल्लंघन होता है, यानी कि आर्टिकल जो है आपके 12 से 35 तक जो भी आर्टिकल दिए हुए हैं, अगर उसमें से किसी अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत रिट जारी करवा सकते हो। परंतु यदि आपके मूल अधिकार से बाहर का कोई अधिकार का उल्लंघन होता है, मूल अधिकार से बाहर का कोई अधिकार का हनन होता है, या किसी कानूनी अधिकार का हनन होता है जो कि मूल अधिकार में वर्णित नहीं था, तो आप कहां पर जाएंगे? तो आप जाएंगे हाई कोर्ट में। यानी कि हाई कोर्ट में केवल ऐसा नहीं है, अच्छा मूल अधिकार के उल्लंघन पर भी हाई कोर्ट में जाया जा सकता है, मतलब यहां पर जो है आप केवल और केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर ही जा सकते हो। परंतु यहां पर आप देखोगे फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर तो जा ही सकते हो, इसके अलावा अगर आपका कोई संवैधानिक अधिकार यानी कि संविधान में वर्णित और कोई अधिकार अगर उल्लंघन हो रहा है, यानी कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का हनन हो रहा है, तो भी आप हाईकोर्ट में जाकर 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत रिट याचिका जारी करवा सकते हो। अगर आपके किसी विधिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो भी आप हाईकोर्ट में जाकर रिट याचिका दायर करवा सकते हो। अगर आपके किसी अन्य अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो भी आप हाईकोर्ट में जाकर रिट याचिका दायर करवा सकते हो। ठीक, एक और क्या है इसमें पेज ऐसा है कि आपातकाल के दौरान हो सकता है कि आर्टिकल 32 के तहत जो है आपका रिट याचिका जारी करने का अधिकार जो है वो रोक दिया जाए। आपातकाल में हो सकता है ये रोक दिया जाए, परंतु ये तो आपातकाल में भी आपके जारी रहता है। तो इन दो मामलों में जो है आपके हाई कोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है। यानी कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही जो है रिट याचिका, पांचों की पांचों रिट याचिका आपके जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, को वारंटो और उत्प्रेषण यानी कि सर्टियोरिटी जारी कर सकता है। परंतु हाईकोर्ट केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही जारी नहीं कर सकता, वो जो है आपके किसी अन्य संवैधानिक अधिकार, जैसे कि अभी अपन पढ़ेंगे कि आर्टिकल 265 में ये कहा हुआ कि बिना कर जो है हाँ बिना 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 कानून के आप कर नहीं लगा सकते, तो ये भी एक अधिकार है। अगर सरकार ने बिना कानून के कर लगा दिया तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते होगे? नहीं जा सकते। आप कहां पर जाओगे? आप हाई कोर्ट में ही जा सकते हो, क्योंकि हाई कोर्ट में संवैधानिक अधिकारों का भी संरक्षण है। मूल अधिकारों से बियॉन्ड जाकर भी अपने अधिकारों का संरक्षण की अधिकार किसके पास में है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के पास में। तो आर्टिकल 265 हो या फिर आप देखो कि आर्टिकल 300 के, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि 31 में जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटाकर 300 के में डाल दिया गया था। तो 300 के में ये कहा गया था कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी से संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। तो सपोज कि किसी की संपत्ति जो है बिना विधि के प्राधिकार के ही छीन ली गई हो, तो आप कहां पर जाओगे? तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो? नहीं। तो आप कहां पर जाओगे? तो आप आओगे यहां पर हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में ही इसके खिलाफ जो है रिट याचिका, यानी कि जो भी रिट याचिका, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, ये तमाम सारी रिट याचिका जो है वो जारी करवाई जा सकती है। इसी प्रकार से आप देखोगे आर्टिकल नंबर 301 में जो है
व्यापार, वाणिज्य और संगम की स्वतंत्रता है। ठीक है, यानी कि आप जो है पूरे भारत में कहीं पर भी व्यापार कर सकते हो, वाणिज्य और संगम की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 301 में है। अगर आपकी इस स्वतंत्रता का कोई हनन कर रहा है तो भी आप कहां पर रिट याचिका दायर करने जाओगे? हाईकोर्ट में जाओगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 में तो केवल और केवल जो है आपके केवल कहां तक, आर्टिकल 12 से 35 तक जो मूल अधिकार वर्णित है, अगर इसका उल्लंघन कोई करता है, अगर इसका उल्लंघन कोई करता है तो ही आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। अगर इससे बियॉन्ड, यानी कि आपको पता है कि हमारे संविधान में तो 395 आर्टिकल है, ठीक है, तो इन आर्टिकल में से किसी आर्टिकल का अगर आपका हनन हो रहा है या इसमें दिया हुआ किसी अधिकार का आपका हनन हो रहा है, जैसे कि हमने 301 देखा, इसी प्रकार से आप जो है एक वो अधिकार देखोगे कि जिसके अंदर वयस्क मताधिकार का प्रावधान है कि राज्य विधानसभाओं के चुनाव और लोकसभा के चुनाव जो है वो आपके वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। अगर वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हो रहे तो भी आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो भी फिर वहां पे आप कहां पे जाओगे? तो भी आप कहां पे जाओगे? हाईकोर्ट में ही जाओगे, क्योंकि ये मूल अधिकार से इतर आर्टिकल है। देखो ये क्या लिखा हुआ 12 से 35, तो क्या आप देखो कि 265, 300 कै और 301 12 से 35 के बीच में पड़ रहे क्या? नहीं, यानी कि ये भी अधिकार है परंतु मूल अधिकार से इतर अधिकार है। तो इन अधिकारों की बहाली के लिए हमें कहां पर जाना पड़ेगा? हाईकोर्ट में जाना पड़ेगा, और हाईकोर्ट इन पर जो है रिट याचिका दायर करवा सकती है। और एक और चीज ये भी अंतर था कि ये आपातकाल में हो सकता है स्थगित हो जाए, परंतु ये आपातकाल में भी स्थगित नहीं होगा। ठीक, अब क्या है कि एक और क्वेश्चन है, हालांकि हालांकि ये अपने पढ़ लिया है कि आर्टिकल 326 वो आर्टिकल था जिसमें ये कहा गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए जो निर्वाचन होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, यानी कि जो है वो कैसा होगा? अडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा जो है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के द्वारा जो आपका मताधिकार होगा। अगर यहां पर किसी ने इसका फॉलो नहीं किया तो आप इसकी बहाली के लिए कहां पर जाएंगे? आप इसकी बहाली के लिए जाएंगे आर्टिकल 226 के तहत हाईकोर्ट में, ना कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट में तो केवल और केवल 12 से 35 तक जो कि फंडामेंटल राइट है, इनके उल्लंघन पर ही आप जा सकते हो, जबकि हाई कोर्ट में आप किसी भी अधिकार की बहाली के लिए जा सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से 301 में ये भाग 13 में कहा हुआ है कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य और समागम का अबाध होगा। ठीक है, यानी कि वो जो है वो फ्रीली आप जो है मूवमेंट कर सकते हो व्यापार के लिए, वाणिज्य के लिए और समागम के लिए। आर्टिकल 300 कै में जो कि वही संपत्ति का अधिकार, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अगर राज्य बिना किसी विधि के, राज्य बिना किसी विधि के किसी की संपत्ति को अधिग्रहित कर रही है तो हम क्या है? हाईकोर्ट में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट के पास में अधिकार है कि वो आपके 1 से 395 तक कोई अधिकार दिया हुआ है और उसका अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप हाईकोर्ट में जा सकते हो, परंतु सुप्रीम कोर्ट में केवल और केवल 12 से 35 तक जो अधिकार दिए हुए उसके उल्लंघन पर ही रिट याचिका दायर करवाने के लिए जा सकते हो। इसी प्रकार से आर्टिकल 235 में विधि के प्राधिकार के बिना कोई भी कर आरोपित, अधिरोपित, संग्रहित नहीं किया जाएगा, न तो लगाया जाएगा, नहीं संग्रहित किया जाएगा। अगर बिना किसी विधि के कोई कर लगा देता है तो भी हम कहां पर जाएंगे रिट याचिका दायर करने के लिए? हाई कोर्ट में जाएंगे आर्टिकल 226 के तहत। ठीक, समझ में आ गई बात? यानी कि आर्टिकल 226 का दायरा किस मामले में ज्यादा है? एक तो तमाम सारे संवैधानिक अधिकार। देखो जब हमने शुरुआत में स्टार्ट की थी तब क्लास में हमने कहा था कि जो आपके फंडामेंटल राइट जो है और जो आपके फंडामेंटल राइट है और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनमें क्या अंतर है? फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या अंतर है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के उल्लंघन पर हम जो है हाई कोर्ट में जाते हैं आर्टिकल 226 के तहत, जबकि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में 32 के तहत भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं 226 के तहत, परंतु कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के उल्लंघन पर हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल राइट कौन से हैं? जो कि आपके आर्टिकल 12 से 35 में वर्णित है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कौन से हैं? जो कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 300 से 1 से 395 तक किसी भी आर्टिकल में वर्णित है। ठीक है, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, यानी कि ये सारे के सारे क्या थे? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक और शब्द आता है विधिक अधिकार। तो ये विधिक अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार वो है जो कि विधि के द्वारा मिलता है। कानूनी अधिकार क्या है? जो कि कानून के द्वारा मिलता है। किसी कानून के द्वारा अगर हमें कोई अधिकार मिल रहा है तो वो कानूनी अधिकार है, और कानूनी अधिकार के भी उल्लंघन पर हम कहां पर जाएंगे? हम जो है आपके इस जो है आपके हाई कोर्ट में ही जाएंगे। ये भी कहां पर जाएंगे? हम आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में ही जाएंगे। चाहे आपका कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, चाहे आपका संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो, चाहे आपके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा हो, तो हम हाई कोर्ट तो जा ही सकते हैं। ठीक, परंतु सुप्रीम कोर्ट में तो केवल और केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर ही जा सकते हैं।
विधिक और संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। ठीक है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं, परंतु सुप्रीम कोर्ट में केवल फंडामेंटल राइट के उल्लंघन पर ही जा सकते हैं, और आपातकाल वाली बात हो ही गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप ये देखो कि न्यायोचित है। अच्छा, ये जो सारे के सारे अधिकार है वो भी न्यायोचित है, यानी कि न्यायालय के द्वारा इनकी बहाली करवाई जा सकती है, परंतु ये क्या लिखा हुआ है, न्यायोचित है, परंतु आप 332 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसकी बहाली नहीं करवाई जा सकती। सामान्य मुकदमों में या फिर इन मामलों में कहां पर राहत दी जाएगी आपको, हाई कोर्ट में ही आपको राहत मिलेगी, यानी कि हाई कोर्ट में ही आप जो है रिट याचिका दायर करवा सकते हो। अब एक और क्वेश्चन, पॉपुलर क्वेश्चन ये आता है कि कौन से अधिकार जो है वो नागरिकों को दिए गए हैं, कौन से गैर नागरिकों को दिए गए हैं। तो अगर आपको आर्टिकल सारे याद है तो आप थोड़ा सा सेंस भी निकाल सकते हो, रटने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर आप रट सकते हो। बाकी आप देखो कि जैसे जब बात करते हैं कि हम जो है RRCSP के आधार पर विभेद नहीं करेंगे, आरक्षण देंगे, है ना, तो ये अधिकार क्या विदेशियों को दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता, वो बेसिक बात है, आरक्षण विदेशियों को क्यों देंगे हम। ठीक है, इसी प्रकार से लोक नियोजन में RRCSP के आधार पर विभेद नहीं, या फिर जो है हम वहां पर नौकरियों में आरक्षण की बात, तो वो भी हम विदेशियों को नहीं दे सकते। इसी प्रकार से आप देखो कि वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के तहत जो मिली हुई है। ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपके जो है सम्मेलन बुलाने की, सम्मेलन बुलाने की, संघ बनाने की और सर्वत्र निर्बाध रूप से घूमने की, आजीविका कमाने की, ऐसी स्वतंत्रता क्या किसी विदेशी संगठन या विदेशी व्यक्ति या विदेशी निकाय को दिया जा सकता है क्या? नहीं दिया जा सकता। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 किसको दिया जाएगा? केवल और केवल नागरिकों को। इसी प्रकार से आप देखो आर्टिकल 29 और 30 अभी अपन ने पढ़ा है कि अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षा और संस्कृति में संरक्षण का अधिकार दिया जाएगा, है ना। तो 29 में क्या था कि बोली, लिपि, भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, तो ये भी हम विदेशियों को नहीं दे सकते। इसी प्रकार से आप देखो आर्टिकल 30 में के धार्मिक अल्पसंख्यकों को उनकी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उसके प्रशासन करने का अधिकार, ये भी हम विदेशियों को नहीं दे सकते। तो कुल मिलाकर आप थोड़ा सा ध्यान से भी देखो तो ये 5 आर्टिकल जो है वो सीधे सीधे निकल जाएंगे कि हम जो है यहाँ पर आरक्षण की बात कर रहे थे, यहाँ पर सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात कर रहे थे, यहाँ पे यानी कि किसकी, RRCSP की बात कर रहे थे हम। ठीक है, यहाँ पे RRCSP प्लस DR की बात कर रहे थे। तो इन दोनों ही आर्टिकल को क्या विदेशों को दिया जा सकता है क्या? नहीं, ये अधिकार हम विदेशों को नहीं दे सकते। इसी प्रकार से यहाँ पर जो 6 स्वतंत्रताएं वर्णित थी, वाक अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संघ बनाने, निर्बाध रूप से घूमने, आजीविका कमाने और बसने के लिए, तो वो स्वतंत्रता भी हम विदेशों को नहीं दे सकते। इसी प्रकार से 29 में जो भाषा, लिपि और संस्कृति और बोली के संरक्षण का अधिकार, ये भी विदेशों को नहीं दे सकते। इसी प्रकार आर्टिकल 30 में जो वर्णित है कि आपको जो है अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करने की और उनका प्रशासन करने की स्वतंत्रता दी जाएगी, है ना। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापना करने की और उसके प्रशासन करने की जो है वो स्वतंत्रता दी जाएगी। तो ये अधिकार भी हम विदेशों को नहीं दे सकते। यानी कि 15, 16, 19, 29 और 30, बड़ी सिंपल तरीके से गिनती भी आप याद कर सकते हो, 15, 16, 19, 29 और 30, ये अधिकार जो हम विदेशों को नहीं देंगे। यानी कि इसके अलावा जो भी अधिकार है वो दोनों के लिए, विदेशों के लिए भी है, नागरिकों के लिए भी। यानी कि आप देखो बचा कौन सा, 14 बच गया, तो ये 14 यहाँ पर है। ठीक है, 17, 18 भी उनको मिलता है। बाकी आप देखो 17 क्योंकि अस्पृश्यता है और 18 उपाधि है, तो उनमें तो विदेशियों को देने जैसा क्या ही है, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। बाकी आप देखो आर्टिकल 20 भी विदेशियों को है, क्योंकि वहां पर क्या है, तो वहां पर जो है जो आप देखो कि किसी को दोहरा दंड नहीं दिया जाएगा, या फिर जो है किसी को अधिक दंड नहीं दिया जाएगा। ठीक है, वो तमाम सारी जो बातें हैं वो विदेशियों को भी है, क्योंकि वो भी मानव है, तो उनको दोहरा दंड हम क्यों देंगे। ठीक है, या उनको भूत का कानून लागू करके क्यों उनको दंड देंगे। ठीक है, तो वो तमाम सारी बातें जो है वो उनको भी मिलेगी। जीवन की, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, ये तो हर एक मानव का अधिकार है, तो ये उनको हम क्यों नहीं देंगे। शिक्षा का अधिकार, ये हम उनको क्यों नहीं देंगे। ठीक है, गिरफ्तारी से निरोध, तो किसी कोई बाहर से आया तो उसको गिरफ्तार करके तो नहीं रख सकते ना, तो ये गिरफ्तारी का निरोध। ठीक है, ये जो है मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का अधिकार, तो ये हम उनको क्यों नहीं देंगे। ठीक है, इसी प्रकार से आर्टिकल 24 में बाल श्रम निरोध की बात कर रहे हैं, तो बाल श्रम उनसे क्यों करवाएंगे, तो उनको भी देंगे हम ये अधिकार। ठीक है, इसी प्रकार से धर्म की स्वतंत्रता देख लो, धर्म है ना, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मान्य प्रचार करने की स्वतंत्रता, उनके प्रशासन की स्वतंत्रता, कर संदाय के विरुद्ध स्वतंत्रता, और जो भी आपके जो है शिक्षा, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने न होने की स्वतंत्रता। तो ये अधिकार जो है वो ऐसे अधिकार है जो नागरिकों और गैर नागरिकों में भेद करने का कोई औचित्य नहीं है। ठीक है, यानी कि उनकी भी मानवता है, उनका भी जो धर्म है, तो वो उनको स्वतंत्रता ये जो है वो दी जा सकती है। ठीक है, ये तो हमें बात समझ में आई कहां पे,
कि कौन कौन से जो है अधिकार जो है नागरिकों और विदेशियों दोनों को दिए जाते हैं, परंतु जो है हम शत्रु देश के नागरिकों को ये अधिकार नहीं देंगे। ठीक है, शत्रु देश के नागरिक जो है वो यहाँ पर निरोध के तहत जो है वो दायर नहीं कर सकते कि भैया हमको क्यों आपने 3 महीने से ज्यादा या 3 महीने के लिए बंदी बनाया, 24 घंटे में हमको तो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करो, मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करो। तो ऐसे अधिकारों की मांग जो है वो शत्रु देश के नागरिक नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो है जो आर्टिकल जो लिखे हुए हैं वो शत्रु देश के नागरिकों के लिए नहीं है, हालांकि नागरिकों और विदेशियों दोनों को ये अधिकार, मूल अधिकार प्राप्त है। अब ये तो हुई बात इसकी, यानी कि केवल नागरिकों के लिए कौन कौन से 15, 16, 19, 29 और 30, बाकी सारे के सारे आर्टिकल आपको कहां देखने को मिलेंगे, जो कि नागरिकों और विदेशियों दोनों के लिए लागू है। ठीक है, इसके साथ में होती है आपकी फंडामेंटल राइट की क्लास फिनिश। अब क्या है कि आगे हम जो है एक तो पढ़ेंगे आपके डीपीएसपी, फिर इसके बाद में जो है हम जो है संवैधानिक विकास जो है आपके वो भी पढ़ेंगे, कि संवैधानिक विकास वाला टॉपिक क्योंकि छूट गया था, तो उसके तहत हम फोकस करके, क्योंकि आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। हालांकि इससे पहले जो 1773 से भी हम स्टार्ट करेंगे, 73, 84 है ना आपके, 1803, 33 है ना, 13, 33 और 62, ठीक है, 1857, 53, ठीक है, 1892, ये तमाम सारे आर्टिकल, 1909, ये तमाम सारे जो कानून है इनको भी थोड़ा थोड़ा करते हुए, ताकि आपको हिस्ट्री में ना पढ़ना पड़े, ऐसा जुगाड़ करेंगे अपन। ठीक है, संवैधानिक विकास जो हुआ है वो, और संविधान सभा, इसके बारे में जो भी फैक्ट है, जितने भी जहां से मिलते हैं, तो वो तमाम सारे फैक्ट संविधान सभा के, संवैधानिक विकास के, यानी कि आगामी जो 3 टॉपिक है वो आगामी क्लासों में आपको ये देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में जो है हम आपके संसद स्टार्ट करेंगे। संसद से पहले वही राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर संसद, और ये तमाम सारी क्लासेज जो है वो इस तरीके से चलेगी। ठीक है, आपको अगर क्लासेस पसंद आती है तो आप जो है इसको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरों तक शेयर करके हमारा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद क्लास देखने के लिए। इसको शेयर जरूर करें, अगर आपको क्लासें पसंद आ रही है तो इसको शेयर जरूर करें। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ये तमाम सारे जो गुणवत्ता युक्त मटेरियल है वो जो भी गांव कूचे में, मतलब जो भी अफोर्ड नहीं कर सकता इतनी महंगी कोचिंग है, क्योंकि आपको पता है कि लाखों की फीसें होती है। ठीक है, तो उतनी फीस जो अफोर्ड नहीं कर सकता उस तक भी ऐसा मटेरियल पहुंच पाए, ठीक है, अपडेटेड मटेरियल पहुंच पाए, तो उसके लिए आप एक सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और इसे शेयर करने के लिए। धन्यवाद।